तो आज शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। व्हाट इज चेयर? चेयर क्या है? नहीं पता? ये तो पता होगा कि व्हाट इज ब्रेड, ये भी नहीं पता। जितना सिंपल इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप समझ रहे हैं, सब उतना सिंपल नहीं। ये सब किससे बने हैं? अगर हम टाइम में पीछे जाकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स को पूछें तो यूनिवर्स की सारी चीज़ें सिर्फ 4 एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ, फायर से बनी, कुछ ऐसा आंसर मिलेगा। और टाइम के साथ आगे जाते हुए हमें पता चलता है कि ये सब इतना सिंपल नहीं। ये 4 एलिमेंट से लेकर के हमारे मॉडर्न यूनिवर्स की केमिस्ट्री तक पिछले 50-60 सालों में हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है। ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पार्टिकल कोलाइडर्स से जो नई पार्टिकल्स के बारे में जो हम लोग को ज्ञान मिला है, और जो फंडामेंटल फोर्सेस है, जिस तरीके से ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, इन सब की अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो की है, इतने ज़्यादा अच्छे से कि अब हम एटम्स कैसे काम करते हैं से लेकर के हाउ द स्टार्स बर्न्स, इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इतनी बकवास के बाद अब इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी फिज़िक्स रिसर्चर्स हैं, सबकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोजने की। कोई एक ऐसी थ्योरी जो सारे पार्टिकल्स, सारे फिनोमिना, सारे फोर्सेस सब एक साथ काम कैसे करते हैं एक्सप्लेन कर पाए पूरी यूनिवर्स की। एन इक्वेशन that would unite the quantum mechanics with general relativity. इनफैक्ट आज हम एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसको हम कंप्लीटली तो नहीं बट ऑलमोस्ट द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पास वाली थ्योरी है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के। हाँ, हम बात कर रहे हैं द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द पार्टिकल फिजिक्स। It describes all fundamental particles that we are aware of, and the three of the 4 known fundamental forces: electromagnetism, strong and weak interaction. It just doesn't include gravity. इस वाले चार्ट को देखकर ज़्यादा खुद को पागल मत बनाइएगा। It's just a visually appealing way to show something that is quite complex. इस मॉडल के पीछे बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हैं जो कि ग्रेजुएट लोगों को भी समझना इतना आसान नहीं होगा। It was developed by hundreds of scientists. इसके मैथ में घुसने से पहले इस चार्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। ऑन द लेफ्ट हमारे पास फर्मियंस हैं और राइट में हमारे पास बोसॉन्स हैं। फर्मियंस में हमारे पास 6 टाइप के क्वार्क्स हैं, जिसमें से 2 टाइप्स के तो आप जानते ही होंगे, अप एंड डाउन, जिससे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, और बाकी सारे बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं इसलिए। और नीचे हमारे पास लेप्टॉन्स हैं। लेप्टॉन्स में आप इलेक्ट्रॉन्स को जानते होंगे, और बाकी सारे यहाँ पे भी कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें जो नीचे वाली लाइन है वो सारे के सारे न्यूट्रिनोस हैं। तो 6 क्वार्क्स और 6 लेप्टॉन्स। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि क्वार्क्स जो हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के संग इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियाई को बाइंड करता है, जबकि लेप्टॉन्स नहीं करते हैं। और हमारे राइट साइड में जो है ये हमारे बोसॉन्स हैं, जो कि एक्सप्लेन करते हैं हमारे 3 ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो हिग्स बोसॉन होता है वो हमारा मास देने का काम करता है। स्टैंडर्ड मॉडल के इक्वेशंस कुछ ऐसे दिखते हैं, इतने बड़े बड़े मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, और वी कैन से दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। बट हम लोग इन सब को सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक इक्वेशन में। इन सबको एक इक्वेशन में लिख सकते हैं, जिस इक्वेशन को स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रैंजियन के नाम से जाना जाता है। लैग्रैंजियन मतलब कि जस्ट लाइक द सम ऑफ ऑल एनर्जीज। आइंस्टाइन का इक्वेशन याद है ना, E=mc²। उसी तरीके से एंटायर यूनिवर्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय द मैथमेटिक्स दैट अकाउंट्स फॉर द एनर्जी। पहला टर्म जो है वो 2 मैट्रिसेस से बना है, F सब म्यू न्यू और F सुपर स्क्रिप्ट म्यू न्यू।
नॉर्मली एफ सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर को रिप्रेजेंट करती है। अगर सिंपली कहें तो ये टर्म बताती है कि हाउ द बोसॉन्स जो कि फोर्स पार्टिकल्स होती हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती हैं। सिर्फ यहाँ हिग्स इंक्लूडेड नहीं होता। म्यू न्यू ये दोनों सिर्फ इंडिसेस है जो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे 3 स्पेशल और 1 टाइम डायमेंशन को। अगर इस टर्म को हम और एक्सपेंड करें ये तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर जो पहला मैट्रिसेस है जो हमारा बी वाला वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की फील्ड को, और जो डब्ल्यू वाला मैट्रिसेस है वो हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्स की फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो जी वाला हमारा मैट्रिसेस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्स के फील्ड को। ये जो ए है हमारे डब्ल्यू मैट्रिसेस में वो रिप्रेजेंट करता है डब्ल्यू प्लस वाला माइनस डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन, और ये जो ए है हमारा जी मैट्रिसेस में वो रिप्रेजेंट करता है 8 कलर्स ऑफ ग्लूऑन्स को। ए इसलिए है, ए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है ये सब आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ए बी मैट्रिसेस वाले में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक सिंगल पार्टिकल होता है और वो खुद से इंटरेक्ट नहीं करता। जो सेकंड टर्म है वो हमें बताती है कि हाउ द फर्मियंस इंटरेक्ट विद द फोर्सेस, यानी मैटर पार्टिकल जब बोसॉन से कैसे इंटरेक्ट करती हैं। जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहली चीज़ जो दिखेगी वो आपको दिखेगी आयोटा, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि हमें इमेजिन करना है कि ये सब एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि फिजिक्स में इमेजिनरी नंबर्स हैं ही क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमें एक मैथमेटिकल टूल है जो अलाउ करता है कि हम और नंबर्स यूज़ कर सकें। So we are not just constrained to use only the real numbers. ये अलाउड है फिजिक्स में, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमारे फाइनल रिजल्ट में नहीं आता, बस फिजिकल वैल्यूज आती हैं। अगर आयोटा हमारे फाइनल रिजल्ट में आता है तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ तो गड़बड़ गया। द टर्म क्यू एंड क्यू डैश यहाँ पर क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो यहाँ गामा म्यू डी म्यू है वो क्वार्क्स के फोर्स फील्ड से कपलिंग को रिप्रेजेंट करता है। या आसान भाषा में कहूँ तो ये बताता है कि क्वार्क्स फोर्सेस यानी बोसॉन से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जिसको सम किया जाता है बाकी सारे 6 अलग अलग क्वार्क्स का, इसलिए समीशन लगा हुआ है। नेक्स्ट 2 टर्म कंटेन्स एंड रिप्रेजेंट द लेप्टॉन्स, स्पेशली लेफ्ट एंड राइट हैंडेड लेप्टॉन्स। पार्टिकल के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो या तो राइट हैंडेड या तो लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं। राइट हैंडेड का मतलब कि पार्टिकल की स्पिन उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के सेम होती है, जबकि लेफ्ट हैंडेड का मतलब जब पार्टिकल की स्पिन उसके और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है। ये लेप्टॉन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाया गया है कि लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनोज ही सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स और उसके हैवी कजन्स दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी और राइट हैंडेड भी। ये जो साई एल और साई आर है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे डायरेक्शन ऑफ लेप्टॉन्स को, और यहाँ भी जैसे ऊपर वाले टर्म में हमने सबमिशन लगाया था यहाँ लेप्टॉन्स वाले टर्म में भी करेंगे। यहाँ पर भी हमारा गामा म्यू डी म्यू है जो कि लेप्टॉन्स और हमारे 3 फोर्सेस से इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ग्लूऑन्स बहुत सिंपल होते हैं एज ये खुद से इंटरेक्ट कर सकते हैं और क्वार्क्स से, और न्यूट्रिनो सिर्फ वीक फोर्स से इंटरेक्ट करती है, और बाकी सारे पार्टिकल एक्सेप्ट न्यूट्रिनोज इंटरेक्ट करती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि फोटॉन से। अगले जो 2 टर्म्स हैं वो हिग्स मैकेनिज्म से रिलेटेड हैं। पहला टर्म डिस्क्राइब करता है कि फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स को जो कि इंटरेक्ट कर रही है हिग्स फील्ड से। डी म्यू जो कि रिप्रेजेंट करता है गेज बोसॉन्स को, और ये टर्म जो रिप्रेजेंट करती है उस टर्म को जो कि मास देती है वीक फोर्स पार्टिकल्स को, W प्लस W माइनस और Z बोसॉन्स। साई और साई डैगर रिप्रेजेंट करता है हमारी हिग्स फील्ड को, जो कि सेकंड पार्ट में वो हिग्स का खुद से ही इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टर्म सिंपल भाषा में कहें तो दिस टर्म कपल्स द हिग्स विद द गेज बोसॉन्स। ये सिर्फ वीक फोर्स वाले बोसॉन्स पर अप्लाई होता है क्योंकि सिर्फ उनके पास ही मास होता है, बाकी सारे बोसॉन्स मासलेस होते हैं।
फोटोन हिग्स मैकेनिज्म से मास ऑब्टेन नहीं कर सकते, हैंस दे मासलेस। ग्लूऑन्स भी मासलेस होते हैं एज वो भी हिग्स फील्ड से कपलिंग नहीं करते। तो बचे वीक फोर्स वाले पार्टिकल्स जिनको हिग्स मैकेनिज्म से मास मिलता है, एंड दे दिस वे दे हैव मास। जो सेकंड पार्ट है इक्वेशन का वो हिग्स पोटेंशियल है। हिग्स ही एक ऐसी फील्ड है जो स्टैंडर्ड मॉडल में जिसके पास पोटेंशियल है। हिग्स फील्ड लाइज एट द वैल्यू ऑफ द मिनिमम और वी कैन से द मिनिमा विच इज नॉन जीरो, और इसके बदले पार्टिकल्स को मास मिलता है जो कि इससे इंटरेक्ट करती हैं। ये पोटेंशियल सिर्फ मैटर पार्टिकल्स को ही नहीं बल्कि खुद को भी मास दे देती है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है मास पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से कैसे इंटरेक्ट करती हैं मैथमेटिकली। लेकिन ये टर्म भी एक्सपेंड हो सकता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ भी संस्कृत आर एंड एल का वही पुराना वाला मतलब ही है, और जो गामा है वो युकावा कपलिंग को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर युकावा कपलिंग डिस्क्राइब करती है हाउ स्ट्रांगली द कपलिंग ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल टू द हिग्स फील्ड। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कपलिंग उतना ज़्यादा मास ऑफ द पार्टिकल। साई यहाँ पर हिग्स फील्ड है। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो लेप्टॉन्स और हिग्स फील्ड की कपलिंग कैसी है वो शो करती है। सेकेंड टर्म हमारे डाउन टाइप क्वार्क्स के और हमारी हिग्स फील्ड से कैसी कपलिंग है वो शो करती है। और हमारा जो लास्ट टर्म है वो हमारे अप टाइप क्वार्क्स ये सब एंड देयर कपलिंग विद द हिग्स फील्ड को शो करती है। ये टर्म फिजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्मियंस को हिग्स से कनेक्ट करती हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि फर्मियंस के पास मास होता है। फाइनली द लास्ट टर्म Hc, जिसका जो मतलब होता है वो होता है हर्मिशियन कॉन्जुगेट। जबकि जो हमारे प्रायर टर्म्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इंटरेक्शन विद हिग्स विद द मैटर पार्टिकल, वही हर्मिशियन कॉन्जुगेट डिस्क्राइब करती है सेम इंटरेक्शन बट विद द एंटी मैटर पार्टिकल्स। हमें एंटी मैटर पार्टिकल्स को भी कंसीडर करना पड़ता है कॉज ये भी एग्जिस्ट करते तो हैं। अब अगर हम कंबाइन करें वो सब कुछ जो भी हमने डिस्कस किया वो भी एक्सपेंडेड लैग्रेंजियन में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन हमें दिमाग में ये भी रखना है कि ये भी एक शॉर्ट वर्जन है एक्चुअल या फिर हम कहें कंप्लीट स्टैंडर्ड मॉडल का, जिसको हम शॉर्ट करके एक सिंगल इक्वेशन में कुछ ऐसा रख सकते हैं। इसको अगर हम अब रिवाइज करें कि मैंने आज क्या बताया, तो सबसे पहला टर्म बताता है कि हाउ द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। द सेकंड टर्म इज हाउ द मैटर इंटरेक्ट्स विद ऑल द फोर्सेस। थर्ड टर्म इज हाउ द फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल गेन मास। फोर्थ टर्म इज हाउ द हिग्स इंटरेक्ट्स विद इटसेल्फ। फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म बताता है कि हाउ द मैटर एंड एंटी मैटर पार्टिकल्स गेन मास। अब जब हम पूरे स्टैंडर्ड मॉडल को समझ चुके हैं तो हम इसकी सिर्फ खासियत के अलावा इसकी कुछ डाउन साइड भी देखेंगे। जैसा कि हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसे भले ये सबसे ज़्यादा क्लोज थ्योरी है हमारे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है एज ये ग्रेविटी को अकाउंट में नहीं लेती। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स की 95% है, ये उसको भी अकाउंट में नहीं लेती। जानता हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई होगी, लेकिन पूरे के पूरे स्टैंडर्ड मॉडल को इससे ज़्यादा आसानी से नहीं समझाया जा सकता था एज जितना मैं सोच सकता हूँ। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी थोड़ी सी तो स्टैंडर्ड मॉडल की अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आई होगी, थोड़ी सी तो। टिल देन टाटा बाय बाय।